सभी का वेलकम। और आज मैं ये लेक्चर 4 अपलोड करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का, क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। कल किसी का कमेंट आया था, विजय सिंह नाम का कोई स्टूडेंट था या शायद कोई बड़ा था, मुझे नहीं मालूम। तो खैर वो ये कह रहे थे कि ये साइंस पढ़ा रहे हैं या सोशल साइंस। तो मैंने पहले ही आप लोगों को, जिसने मेरा पहला लेक्चर देखा है केमिस्ट्री का, मैंने उसमें क्लियर किया हुआ है कि मैं सिर्फ ये जो सीरीज़ में बना रहा हूँ इसमें सिर्फ एनसीईआरटी को रिवाइज कराऊँगा और लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को डिफाइन करूँगा। और मैं कोशिश करता हूँ लिखने की, चूँकि मेरे पास अभी स्टाइलस नहीं है तो मैं लिखने से दिक्कत होती है, उंगली से लिख नहीं सकता मैं, फिर भी मैं अंडरलाइन करता हूँ, ठीक है। और मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा आपको लाइन टू लाइन अंडरलाइन करके मैं दिखाऊँ मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है आपको, ताकि ना लगे कि मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, सोशल साइंस पढ़ रहा हूँ। हालांकि जो बच्चे लाइन से मेरा वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, वो इस बात समझ रहे होंगे मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ। स्टार्टिंग से देखिएगा, आपको समझ आएगा। मैं सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग करा रहा हूँ, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन समझा रहा हूँ, मैं अलग से कुछ आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है। मैं ये मई के जो बच्चे हैं जो बोर्ड में मई में एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए ये सारी मैंने सीरीज़ बनाई है, और जो इसका मतलब पहले से ही सिलेबस पढ़ चुके हैं तो उन्हें सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है, ठीक है। तो उनके लिए मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। और न्यू स्टूडेंट कोई अगर है तो अगर वो चाहे समझना और एनसीईआरटी सामने रख के अगर वो पढ़े तो उससे बात समझ आएगी, ऐसा नहीं है। और किसी को अगर कोई कमी निकालना है, खामियाँ निकालना है, तो वो तो खैर कोई बात ही नहीं है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। बाकी फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कल बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं ये बता दिया था। आज मैं आपको बताऊंगा मेथड क्या होता है किसी भी केमिकल जो रिएक्शन जो होती है, कोई भी केमिकल इक्वेशन जो होती है जो अनबैलेंस्ड है उसको बैलेंस करने का, ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है, आप अगर देखेंगे, मैं इस बार पूरी कोशिश करूँगा अंडरलाइन करने की चीज़ों को, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं। देखिए कि जिंक लिखा हुआ है, Zn जिसका फार्मूला होता सिंबल होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसका फार्मूला होता है, और जिंक सल्फेट ZnSO4 इसका फार्मूला होता है। अच्छा, ये ZnSO4 कैसे बना है मैं आपको समझा देता हूँ। चूँकि जिंक जो होता है वो कैटाइन होता है, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, लिख जाएगा, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं, थोड़ा सा बड़ा लिखिएगा बस। 2+ का चार्ज होता है इस पर, ये क्यों चार्ज आया, 2+ का चार्ज क्या है, ये तो मैं बात करूँगा, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जीरो लेवल से, बिल्कुल स्टार्टिंग से, ठीक है। कैसे ये चार्ज क्या होते हैं, एनाइंस क्या है, कैटाइंस क्या है, etc। ये खैर कैटाइन है, C+ का चार्ज है कैटाइन होता है, जिस पे माइनस का चार्ज होता है वो एनाइन होता है। जैसे मैं अभी बनाऊँगा SO4, तो ये आपका क्या हो गया, एनाइन हो गया, जिस पे भी माइनस का 2 चार्ज होता है। और आपने फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में, कंपाउंड्स में आपने पढ़ा होगा कि ये इस तरीके से यहाँ आ जाएंगे, तो जिससे ये Zn2 और SO4 का होल ट्वाइस आएगा, जिससे हम 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा ZnSO4 मीन्स जिंक सल्फेट बन जाएगा ये, ठीक है। ये 4 है, जिंक सल्फेट बन जाएगा। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस, आप जानते हैं हाइड्रोजन जो होता है वो H2 की फॉर्म में होता है, ये एग्जिस्ट ही इसी फॉर्म में करता है, और ये इस तरीके से ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका H2 और हाइड्रोजन गैस। तो होता क्या है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। इसमें जब जिंक क्या है, जिंक एक मेटल है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड एक H2SO4 यानी जो एक एसिड है उससे रिएक्शन करेगा, तो हमेशा क्या होगा, उसका सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। यानी वैन कोई भी मेटल जब किसी एसिड से रिएक्शन करता है, ये आप याद रखिएगा, कोई भी मेटल जब किसी एसिड से रिएक्शन करेगा, किसी भी एसिड से रिएक्शन करेगा, तो क्या होगा, हमेशा क्या बनेगा, उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा। करस्पॉन्डिंग सॉल्ट मतलब अगर आपने मेटल जिंक लिया है और सल्फ्यूरिक एसिड लिया है एसिड आपने, तो आपका जिंक सल्फेट ये आपका सॉल्ट बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अगर आपने बाई चांस यहाँ पे लिया होता सोडियम और यहाँ पे लिया होता आपने H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड ही रखते हैं आप, तो ये बनता है सोडियम सल्फेट, जो कि वो आपका सॉल्ट है। तो मैं इसीलिए शब्द यूज़ कर रहा हूँ करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग मीन्स आपने अगर सोडियम लिया है तो सोडियम का सॉल्ट बनेगा, पोटेशियम लिया है मेटल तो पोटेशियम का सॉल्ट बनेगा, मैग्नीज लिए तो मैग्नीज का सॉल्ट बनेगा, मैग्नीशियम लिया है तो मैग्नीशियम का सॉल्ट बनेगा, जिंक लिया है तो जिंक का सॉल्ट बनेगा। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ तक बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर जब भी ध्यान रखें, जब भी वैन एनी मेटल रिएक्ट विद दी एसिड्स, देन क्या होगा, ये करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी ये आपकी, ठीक है।
इस हाइड्रोजन गैस, ये जो हाइड्रोजन गैस निकली है इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कैसे पहचानेंगे हाइड्रोजन गैस निकली है? तो इससे आगे एक्टिविटी में आप पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन गैस को हम रिकग्नाइज कर सकते हैं। हाइड्रोजन गैस के लिए आप क्या करिए, एक सेटअप तैयार कीजिए। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पर एक फ्लास्क लिया, ये फ्लास्क ले लिया। इस फ्लास्क में आपने क्या किया, इसमें आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया इस तरीके से, या आपने पहले जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए। चलो मैं ग्रेन्यूल्स बना लेता हूँ, ये जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं मान के चलिए आप। इसमें हमने क्या किया, इसमें आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। ये क्या है, ये है जिंक के ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे छोटे से टुकड़े। और आपने इसमें डाल दिया H2SO4 या HCl, कोई भी डाल सकते हैं, आपके ऑप्शन है, एसिड होना चाहिए। H2SO4 आपने ये डाल दिया, दोनों में से कोई डाल सकते हैं आप। तो होगा क्या, ये रिएक्शन करेगा, और मैंने इसमें रिएक्शन लिखी हुई है NCERT में, लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे। Zn प्लस H2SO4 जब होगा तो Zn क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा। बिकॉज आप जिसने एक्टिविटी सीरीज पढ़ी है वो जानता है कि जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगी गैस। ठीक है, ये कार्य होता है। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पर आप कोर्क लगा दीजिए, एक कोर्क लगा दिया आपने। कोर्क लगा करके क्या होगा, एक ऐसे इस तरीके की डिलीवरी ट्यूब यहाँ पे लेके आइए आप, इस टाइप से एक डिलीवरी ट्यूब आप यहाँ पे एक लेके आइए ऐसे। ये डिलीवरी ट्यूब किस लिए है, ये डिलीवरी ट्यूब है, ये जो आपका हाइड्रोजन गैस आपकी जो निकलेगी यहाँ से हाइड्रोजन गैस, एक मिनट, ये हाइड्रोजन गैस जो आपकी निकलेगी, ये हाइड्रोजन गैस को यहाँ से यहाँ इस डिलीवरी ट्यूब के ज़रिए से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इस तरीके से सॉफ्ट सॉल्यूशन का एक फ्लास्क ले लेंगे, गिलास, वॉश ग्लास वगैरह। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम साबुन घोल देंगे, साबुन, ये कलर ले लेते हैं। इसमें मैंने क्या किया, साबुन सॉफ्ट सॉल्यूशन बना लिया, पानी डाला और थोड़ा सा सॉफ्ट सॉल्यूशन बना लिया, थोड़ा सा साबुन डाल दिया, पानी डाल दिया। इससे क्या होगा, इसमें ये जो हाइड्रोजन गैस जब आएगी, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से जब आएगी इस तरीके से यहाँ पे इस सॉल्यूशन में, तो होंगे क्या, यहाँ से कुछ बबल्स निकलेंगे, बबल्स यहाँ से बबल्स निकलेंगे, इस टाइप के बबल्स निकलेंगे, ये बबल्स निकलेंगे, बबल्स। ये जब बबल्स निकलेंगे तो इनमें भरा क्या होगा, इनमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई होगी। ठीक है, इनमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई होगी। आप बबल्स के पास, NCERT कहती है, आप बबल्स के पास क्या करिए, एक कैंडल लेके जाइए, ये कैंडल लेके जाइए। ये कैंडल लेके आप बबल्स के पास जब जाएंगे तो ये बबल्स जो हैं वो पॉप पॉप एक आवाज़ आएगी, पॉप, इस तरीके से पॉप पॉप की साउंड आएगी, इसकी आवाज़ आएगी जलते हुए। ठीक है, तो ये पहचान होती है कि हाइड्रोजन गैस जब भी जलती है तो पॉप पॉप साउंड में जलती है। ठीक है, तो आप यहाँ से इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकली है। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। ठीक है, खैर आपको समझ आ गया होगा। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपने यहाँ फ्लास्क में क्या लिया, फ्लास्क में आपने जिंक ले लिया, जिंक के ग्रेन्यूल्स ले लिए, इसमें आपने H2SO4 डाला और उसके बाद क्या हुआ, रिएक्शन हुई तो जिसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है और जिंक सल्फेट नीचे ही रहता है, यहाँ पे जिंक सल्फेट रहता है। ठीक है, ये जिंक सल्फेट नीचे ही रहेगा, यहाँ पे रहेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस आप क्या करिए, डिलीवरी ट्यूब के माध्यम से, डिलीवरी ट्यूब के ज़रिए से आप क्या करिए, एक सॉफ्ट सॉल्यूशन लीजिए दूसरे वॉश ग्लास में, उसमें डिलीवरी ट्यूब को यहाँ पर ले आइए उस सॉफ्ट सॉल्यूशन में, और जब सॉफ्ट सॉल्यूशन में आप डिलीवरी ट्यूब को इसको लेके आएंगे यहाँ पर इस तरीके से, तो होगा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन गैस जब ये आएगी तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस जैसे ही आएगी वैसे ही ये निकलेगी बाहर। क्योंकि आप जानते हैं जब किसी में हम एयर वगैरह देते हैं, वाटर वगैरह में, तो बबल्स निकलते हैं, जब गैसेज निकलती हैं किसी लिक्विड वगैरह में, तो बबल्स जो निकलेंगे एक्चुअली में इन बबल्स में क्या भरा हुआ है, हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। ठीक है, मैं लिख नहीं सकता, उसमें छोटे हैं बबल्स, तो इसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। ठीक है, अगर मैं बबल्स थोड़े से बड़े बना दूँ तो आप समझ जाएंगे मेरे ख्याल से। जैसे ये बबल है तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है, हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, इसकी बबल्स हैं ये। तो हम क्या करेंगे, इसको पहचानने के लिए कि ये हाइड्रोजन गैस के ही बबल्स है, हम एक कैंडल लेके आएंगे, बर्निंग कैंडल। हम क्या करेंगे, उसकी फ्लेम से इन बबल्स को जलाएंगे। जब इनको जलाएंगे तो एक आवाज़ आती है पॉप पॉप साउंड की, तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्या है, ये आपका हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है। ठीक है, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे समझा कि देखो ये रिएक्शन हुई कैसे है। ठीक है,
हालांकि यहाँ पे टॉपिक नहीं था, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे किसी तरीके की। अच्छा देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत सिंपल सा एक मेथड मैं आपको बताऊँगा आगे, फिलहाल अभी बताता हूँ कि आपको ये बैलेंस रिएक्शन हुई कैसे। आप इधर एक चीज़ देखो, ये आपको टेबल दी हुई है, टेबल में क्लियरली मेंशन है कि सबसे पहले आप किसी केमिकल इक्वेशन को अगर देखना चाह रहे हैं कि वो बैलेंस है या नहीं है, आप क्या करें, सबसे पहले उसमें इस तरीके की एक टेबल बना लें जिसमें एक तरफ एलिमेंट लिखा हो, दूसरी तरफ LHS यानी नंबर ऑफ एटम्स एंड रिएक्टेंट्स की तरफ कितने एटम्स हैं, कौन कौन से किस किस एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो लिख लें। दूसरी तरफ आप क्या करें, एक टेबल में लिख लें RHS नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब हुआ क्या है, यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट्स की तरफ जिंक है तो आपने जिंक लिख लिया, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख लिया, सल्फर है सल्फर भी लिख लिया, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन भी लिख लिया। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सिर्फ एलिमेंट लिखना है, ठीक है। दूसरा देखिए, अब रिएक्टेंट्स में इन एलिमेंट्स का नंबर कितना है, जिंक कितना है, रिएक्टेंट की तरफ 1 है सिर्फ, तो यहाँ पे LHS में आपने क्या किया, जिंक जो यहाँ पे सामने था उसका लिख दिया 1, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है LHS की तरफ, हाइड्रोजन है 2, तो हाइड्रोजन आपने 2 लिख लिया, ओके। सल्फर कितना है, सल्फर यहाँ पे 1 है तो सल्फर भी आपने 1 लिख लिया। ऑक्सीजन कितनी, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है तो आपने ऑक्सीजन कितनी लिख ली, 4 लिख ली। अब देखिए RHS की तरफ, RHS की तरफ ये जो जिंक है वो कितना है, 1 है, आपने 1 लिख लिया। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे आपने 2 लिख लिया। सल्फर कितना है, सल्फर यहाँ पे 1 है तो आपने 1 लिख लिया। ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन 4 है तो आपने 4 लिख लिया। तो देखिएगा नंबर दोनों तरफ, रिएक्टेंट्स की तरफ LHS की तरफ एलिमेंट्स के एटम का नंबर और इधर RHS की तरफ एलिमेंट्स के एटम का नंबर बिल्कुल सेम है। तो इस टाइप के रिएक्शंस को आप क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। रिएक्शन नहीं बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। चलिए सॉरी, आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखिएगा नेक्स्ट उन्होंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, एनसीईआरटी कह रही है कि एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो, इक्वेशन 1.3 जो आपको दी हुई है, यहाँ पे देखो ये 1.3 इक्वेशन है। तो क्या होगी, तो ये रिएक्शन जो होगी वो बैलेंस केमिकल ये जो इक्वेशन होगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी ले रही है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि ये जो नीचे रिएक्शन दी हुई है इन्होंने आयरन की और वाटर की, जो कि आपस में रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड आपका बन रहा है और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है। मैंने कहा था कि मेटल जब रिएक्शन करेगा वाटर से, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आप देखिएगा, इसमें एनसीईआरटी ने बोला है लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब नीचे जो इक्वेशन दी हुई है ये आपकी अनबैलेंस है। यहाँ पे अगर देखोगे आप कि आयरन क्या है, आयरन यहाँ पे 1 है LHS की तरफ, यहाँ पे आयरन कितना है 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4 है। हाइड्रोजन बैलेंस है, उससे मतलब नहीं है क्योंकि हमें सभी एटम्स बैलेंस चाहिए थे, जो सिर्फ हाइड्रोजन के बैलेंस होने से काम नहीं चलेगा, हमें आयरन भी बैलेंस चाहिए, हमें ऑक्सीजन भी बैलेंस चाहिए। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ, क्या मेथड है उसका। एनसीईआरटी में जो मेथड आपको दिया हुआ है उसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड, उसी को हम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो करना क्या है, सबसे पहले क्या करें, स्टेप 1 में आपको क्या करना है सोचें आप। सबसे पहले जो LHS की तरफ रिएक्टेंट्स हैं, जैसे आयरन है, इधर वाटर है, और इधर RHS की तरफ जो प्रोडक्ट्स बने हैं जैसे फेरिक ऑक्साइड, इधर आपका हाइड्रोजन गैस है, इनको बॉक्स में बंद कर लें, बॉक्स। तो आपने क्या किया, इनको बॉक्स में बंद कर लिया इस तरीके से। पहला स्टेप तो आपका यही है। दूसरा स्टेप क्या है आपको फॉलो जो करना है वो ये है कि आप क्या करें, इनमें LHS की तरफ और RHS की तरफ नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं एलिमेंट के, जैसे आयरन मैंने इससे पहले बताया हुआ है आपको कि आप एक लिस्ट बना लीजिए, इस तरीके से टेबल बना लीजिए आप, इसमें एक तरफ एलिमेंट लिखिए, एक तरफ नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्शन लिखिए और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स लिखिए, ठीक है। एलिमेंट में आप देखिएगा आयरन है, आयरन हमारा कितना है LHS की तरफ 1 है, लिख लिया। आयरन RHS की तरफ कितना है 3 है, ठीक है, लिख लिया। हाइड्रोजन देखिएगा एलिमेंट में LHS की तरफ आपका 2 है और इधर RHS में भी क्या है 2 है। ऑक्सीजन देखिएगा, ऑक्सीजन LHS में 1 है और इधर प्रोडक्ट में कितना है RHS में कितना है 4 है, ठीक है। तो अनबैलेंस कौन कौन है, अनबैलेंस है आयरन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स। तो हमें सबसे पहले इन्हीं को बैलेंस करना पड़ेगा। एक चीज़ और बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी कहती है कि हम कन्वीनियंस अगर हम लें, थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएं
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन एटम्स को, उन एलिमेंट्स के एटम को आप बैलेंस करेंगे जिनका नंबर सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा जो जिनका नंबर है एटम का, किसी भी एलिमेंट का, तो वो है ऑक्सीजन इस रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन में, इस इक्वेशन में आप देखिएगा ऑक्सीजन यहाँ पर RHS में 4 है और LHS में 1 है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बड़ा डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो स्टेप 3 आपको यही कहता है कि इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट, ये हमारे लिए अक्सर क्या रहता है, कन्वीनियंट रहता है कि हम स्टार्ट करें सबसे पहले बैलेंस करना उस कंपाउंड को जिसमें कंटेंस हो मैक्सिमम नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट। इट मे बी रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोडक्ट की तरफ ही नंबर देखना है। आप देखिए रिएक्टेंट की तरफ, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आयरन का नंबर यहाँ ज़्यादा होता है, आयरन यहाँ पर होती 4, यहाँ होता सिर्फ आयरन 1 या 2, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आयरन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन अगर नंबर कम होता है, लेकिन यहाँ पे देखें प्रोडक्ट की तरफ ऑक्सीजन का नंबर 4 है और इधर रिएक्टेंट की तरफ ऑक्सीजन का नंबर 1 है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ये कन्वीनियंट है, ये कोई नियम रूल नहीं है, आप अगर वैसे भी करेंगे तब भी काम चल जाएगा। आप आयरन को पहले बैलेंस कर लेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अच्छा तब रहता है आप ऑक्सीजन को बैलेंस करें, ओके। आगे चल के तो आप ये भी पढ़ेंगे, तो आपको ये मेथड ही नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको करना ही नहीं है। आप 11वीं क्लास में आएंगे या अगर नॉर्मली आपको क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है कि बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, तो आप 1 या 2 मार्क्स का है तो आप ऐसे डायरेक्ट करेंगे, फिर उसमें आप कोई मेथड स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखेंगे, फिर आप डायरेक्ट करेंगे। और आपको बताया जाता है कि हिट एंड ट्रायल मेथड से आप करिए, किसी मेथड का यूज़ करके करिए, तो आप फिर इस मेथड का यूज़ करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो ये होता है कंसेप्ट। आगे देखें, तो इसमें क्या किया हमने, देखा कि देखो आयरन का नंबर LHS की तरफ कितना है, 1 है, और HH की तरफ कितना है, 3 है। हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पर LHS की तरफ यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, 2 है, ये बैलेंस है। ऑक्सीजन का नंबर 1 है और इधर RHS में ऑक्सीजन का नंबर 4 है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ओके। स्टेप 3 क्या है, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया था। अब इसमें क्या करेंगे, हम लिख लेंगे नंबर्स को बैलेंस करने के लिए। आप क्या करें, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे लिख लें। इनिशियली रिएक्टेंट्स में कितने थे, 1 था, ये 1 लिखा है। ये 1 का मतलब यहाँ आप सोचिएगा, ये 1 लिखा है सिर्फ समझाने के लिए। देखो ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पर 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन का एटम क्या है, यहाँ पर 1 है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में कितना है, इधर है 4 है। तो इसका मतलब ये सोचिएगा 4 का मल्टीप्लाई किया हुआ है, 4 बताया है कि देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, 4 है, ठीक है। नीचे भी लिख दिया उन्होंने। तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं 4 से, क्योंकि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का नंबर 1 है, तो इस 1 को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इस तरीके से यहाँ देखिए रिएक्टेंट की तरफ ऑक्सीजन का नंबर 4 हो जाएगा। 1 का मतलब ये है कि देखो H2O जो लिखा हुआ है, वो तो मैंने कहा था कि बॉक्स में बंद करना है आपको। बॉक्स के बाहर आप क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जिससे ऑक्सीजन का नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा कि हाइड्रोजन का नंबर अब हो जाएगा 8। अब हाइड्रोजन भी अनबैलेंस हो गया, उसे हम बाद में बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, NCERT भी आपकी कहती है कि आप क्या करें, आप क्या करेंगे, जब भी किसी भी रिएक्टेंट में किसी भी एलिमेंट को के एटम को आप बैलेंस करेंगे रिएक्टेंट की तरफ या आप प्रोडक्ट की तरफ, यानी LHS की तरफ या RHS की तरफ, तो आप याद रखिएगा सबसे पहले क्या करना है, आपको किसी भी फॉर्मूले के अंदर आपको कोई भी अल्टर नहीं करना है। आप फॉर एग्जांपल आपको ये बैलेंस करना था, इसे 4 बनाना था ऑक्सीजन को यहाँ पे, तो आप ये नहीं कर सकते कि आपने यहाँ पे क्या कर लिया, 4 कर लिया, ये गलत हो जाएगा, फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मॉलिक्यूल का वाटर के H2O होता है, तो आपको H2O का H2O ही रखना है। इसीलिए सबसे पहले आपको बॉक्सेज बना के दिखा दिया गया था कि बॉक्सेज आपने बना लिए हैं, बॉक्सेज के अंदर आप कुछ भी नहीं करेंगे, बॉक्सेज ऐसे रहेंगे। जो कुछ आपको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, जो भी करना है आपको मल्टीप्लाई करेंगे, जाहिर है। तो आप क्या करेंगे, वो बॉक्स के बाहर ही करेंगे, ठीक है। यानी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर ही करेंगे, आप यहाँ नहीं कर सकते। जो मैंने यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया था ये रॉन्ग था, तो आप क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई बाहर करेंगे। कोई अनबैलेंस होता है, होने दो। अभी आपको सिर्फ किस पे ध्यान देना है, आपको ऑक्सीजन पे ध्यान देना है। जिस एटम को आप बैलेंस कर रहे हैं उस पर ध्यान देना है, वो बैलेंस होगा। बाकी जो हो रहा है, ये बैलेंस हो गया या अनबैलेंस हो गया, कैसे हो गया, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हमारा देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया, बैलेंस हो गया। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने स्टेप 3 में आपने देखा कि आपको किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। आपने एक टेबल बना ली, जिसको बैलेंस करना है उसके एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, इसमें से लिखा है ऑक्सीजन का है, अगर हाइड्रोजन का होता है हाइड्रोजन लिखते, पोटेशियम का होता है पोटेशियम लिखते, आयरन का होता है आयरन का लिखते, ठीक है। जो भी आपका रिएक्शन में इक्वेशन में आपका एलिमेंट के एटम दे रखे हैं उसको, और जिसको बैलेंस करना है उसको यहाँ पे आपको लिखना है।
तो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हमें बैलेंस करना था, उसकी आपने एक टेबल बना ली, रिएक्टेंट्स की तरफ कितने ऑक्सीजन के एटम हैं 1 है, प्रोडक्ट की तरफ कितने 4 हैं, तो वो आपने लिख लिया। इनिशियली कितने थे, इतने थे, 2 बैलेंस करने पर कितने हो गए 4 हो गए दोनों तरफ, बात खत्म। आगे बढ़ें, आगे देखो, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ द एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर्ड, ये याद रखना चाहिए एटम्स के नंबर को इक्वलाइज करने के लिए कि इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वी कैन नॉट अल्टर द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स और एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट के ये एलिमेंट का फार्मूला या कंपाउंड का फार्मूले को हम अल्टर नहीं कर सकते। मीन्स जैसे इन्होंने बताया भी है कि आप 4H2 लिखेंगे, ना कि ये लिखेंगे H2O4, ये गलत हो जाएगा, या H2O का होल आप 4 लगा दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो आप ये भी नहीं कर सकते, ठीक है, ये भी गलत माना जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जो बॉक्स आपका बनाया गया था उसके बाहर ही नंबर को लिखेंगे। तो आपने क्या किया, यहाँ पर Fe प्लस में 4H2O इक्वल टू Fe3O4 और प्लस में हाइड्रोजन आपने यहाँ पे बैलेंस कर लिया ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इधर भी 4 है, ऑक्सीजन का नंबर इधर भी 4 है, ऑक्सीजन का नंबर इधर भी 4 है। अब क्या करना है, अब देखो एक चीज़, हमने ऑक्सीजन को जब बैलेंस किया तो हाइड्रोजन अपने आप ऑटोमेटिक अनबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितना हो गया 8 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, हालांकि यहाँ पे 2 है। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, क्योंकि हमने कहा था सबसे पहले उसको बैलेंस करते हैं जिसका नंबर ज़्यादा होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है अभी भी आयरन से, जो कि अनबैलेंस है। तो हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। पहला स्टेप तो वही है कि आप क्या करें, मतलब इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने का पहला स्टेप जो है, जो कि पूरे मेथड का 4th स्टेप है, आप क्या करें, हाइड्रोजन और आयरन एटम्स को जो है, सॉरी हाइड्रोजन एटम को आप क्या करें, वैसे ही जैसे ऑक्सीजन के एटम को आपने टेबल बना करके दिखाया था इनिशियली, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्टेंट्स की तरफ कितना है हाइड्रोजन 8 है, और प्रोडक्ट की तरफ कितना है 2 है। यहाँ देखो प्रोडक्ट की तरफ कितना है 2 है, और इनिशियली हाइड्रोजन में इधर रिएक्टेंट की तरफ कितना है 8 है। आप क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए आप इधर प्रोडक्ट की तरफ जो 2 है नंबर हाइड्रोजन का, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और आपकी नई इक्वेशन जो बनेगी वो ये बनेगी, आयरन यानी Fe प्लस में 4H2 गिव्स आउट Fe3O4 प्लस में 4H2। यहाँ भी देखो हाइड्रोजन का नंबर कितना है, अभी 8 है, और ऑक्सीजन का नंबर कितना है 4 है। यहाँ देखो ऑक्सीजन का नंबर कितना है 4 है, जो कि होल 4 है, तो होल 4 मतलब यहाँ 4 का मल्टीप्लाई होगा। और हाइड्रोजन का नंबर कितना है 4 2 8 है। हाइड्रोजन भी सेम है, ऑक्सीजन भी सेम है। अब बैलेंस कैसे करना है, आयरन को, आयरन बचा है। अब बहुत सिंपल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे पहले हमें बैलेंस आयरन को करने के लिए, अभी मैंने आपको बताया था क्या करें, उसकी टेबल बना लें। इनिशियली कितनी आयरन इधर रिएक्टेंट की तरफ है 1 है, प्रोडक्ट की तरफ आयरन कितना है 3 है। आप बैलेंस करेंगे तो 1 जो रिएक्टेंट की तरफ है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है रिएक्टेंट की तरफ जो आयरन है उसके बाहर बॉक्स के बाहर आप 3 लिख दो, 3। इस तरीके से आपने क्या किया 3 लिख दिया। अभी आपकी इक्वेशन बनके ये सामने आ गई, 3Fe प्लस में 4H2O और Fe3O4 प्लस में 4H2। अब देखो जो बैलेंस इक्वेशन है वो ये है, यहाँ पे आयरन कितने हैं 3 हैं, यहाँ पे आयरन कितने हैं 3 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 8 हैं, 8 हैं चूँकि 4 2 8। ऑक्सीजन कितना है 4 है, चूँकि 4 1 4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 है, हाइड्रोजन कितना है 8 है। सारी इक्वेशन, पूरी इक्वेशन में सभी रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ सभी एलिमेंट्स के एटम बैलेंस हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो लिखेंगे वो ये होगा कि हम अब इनके बॉक्सेस को हटा देंगे, इनके बॉक्सेस को हटा देंगे, अब हमें बॉक्सेस की ज़रूरत नहीं है। फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। दोनों इक्वेशन के दोनों तरफ, दोनों साइड्स LHS और RHS की तरफ हम नंबर ऑफ एटम्स किसी भी एलिमेंट के काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद हमें पता लग जाएगा कि देखो यहाँ पे नंबर क्या है, सभी एलिमेंट्स के एटम्स के बराबर हैं, ठीक है। ये आपका स्टेप यहाँ पे पूरा हो जाएगा। आगे लिखा है द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स RHS एंड LHS आर इक्वल, दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड, एज वी मेक ट्रायल टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट, ठीक है।